आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक अनमोल रिश्ते और एक अनदेखे सपने को सामने लाएगी। ये कहानी है दिल्ली की भाग दौड़ वाली जिंदगी में खोई रीतू और कस्बे में अकेली अपनी माँ की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हुई एक रहस्यमय बंद दरवाजे से, जिस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। रीतू ने जब उस दरवाजे के पास से गुजरी तो एक हल्की सी तीखी गंध महसूस की, जैसी तेल के रंगों से आती है। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि इस दरवाजे के पीछे एक ऐसा संसार छिपा है जो उसकी जिंदगी और उसकी माँ के रिश्ते को पूरी तरह बदल देगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिल्ली शहर, जहां हर कोई अपनी ही धुन में दौड़ा जा रहा है, रीतू भी उनमें से एक थी। सुबह बच्चों को स्कूल, फिर अपना ऑफिस, शाम को बच्चों का होमवर्क और रात के खाने की तैयारी। अमित, उसका पति, भी अपने काम में व्यस्त रहता था। इस सारी उठापटक के बीच एक आवाज उसके कानों में बस एक कर्तव्य बनकर रह जाती थी। उसकी माँ उषा, जो शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में अपने पुराने घर में अकेली रहती थी। हाँ माँ, खाना खा लिया, दवाई ले ली? हाँ बेटा, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। ठीक है माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। ये उसकी और माँ के बीच रोज होने वाली बातचीत थी। रीतू जानती थी कि माँ अकेली है और मन के किसी कोने में एक अपराध बोध भी था। पर क्या करती, अगले दिन की व्यस्तता इस अपराध बोध को ढक लेती थी। करीब 6 महीने हो गए थे जब रीतू अपनी माँ से मिलने नहीं गई थी। एक शाम जब वो किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, उसकी पड़ोसी सुनीता चाची का फोन आया। सुनीता चाची, जो अक्सर उसकी माँ से मिलने जाती थीं, थोड़ी चिंतित लग रही थीं। उन्होंने कहा, रीतू, तुम्हारी माँ आजकल कुछ उदास सी लग रही हैं। मुझे लगा तुम्हें बता दूं। पूछने पर बस कहती हैं, कुछ नहीं बेटा, बस थकान है। इस बात ने रीतू के मन को झंझोड़ दिया। अमित ने भी सुना और कहा, रीतू, क्यों न तुम कुछ दिनों के लिए माँ के पास होकर आ जाओ, इतने दिनों से गई भी नहीं हो। अमित की बात सही लगी और अगले हफ्ते रीतू अपना सूटकेस लेकर गांव की ओर ट्रेन में बैठ गई। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, उसके मन में माँ के साथ गुजारे पल, बचपन की हंसी और माँ का दुलार याद आ रहा था। वो पुराना घर जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी और विवाह के बाद एक नई दुनिया में चली आई थी। ट्रेन से उतरकर जब उसने रिक्शा लिया तो कस्बे की जानी पहचानी गलियां, पुरानी दुकानों की खास महक और शाम की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। घर पहुंची तो देखा माँ दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थीं। शायद सुनीता चाची ने खबर कर दी होगी। माँ को देखते ही रीतू की आंखें भर आईं। माँ थोड़ी दुबली हो गई थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो रीतू को हमेशा सहारा देती थी। गले मिलते ही माँ ने अपने आंचल से रीतू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मेरी बेटिना आ गई। कुछ दिन सब सामान्य चला। रीतू माँ के साथ बातें करती, उनका हाथ बटाती, पुराने पड़ोसियों से मिलती। रीतू ने फिर एक बार माँ से दिल्ली आने का आग्रह किया। माँ, आप अकेली यहाँ रहती हैं, दिल्ली में बच्चे भी आपको देख लेंगे, मुझे भी तसल्ली रहेगी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मेरी यहाँ आदत हो गई है। यहाँ सब मेरे अपने हैं। घर, ये पेड़ पौधे, ये पड़ोस, इन सब से मेरा पुराना नाता है। यहाँ मेरी शांति है, तुम चिंता मत किया करो। माँ की बात सुनकर रीतू थोड़ी निराश हुई। उसे लगा शायद माँ अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, या उन्हें लगता है कि वो उन्हें संभाल नहीं पाएगी। उसने सोचा, ठीक है, जब उनकी मर्जी ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। एक दोपहर रीतू माँ के पुराने कपड़ों की अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। सर्दियों में पहनने के लिए माँ ने उसे बचपन की एक खास स्वेटर दे रखी थी जो उसे बहुत पसंद थी। तभी उसकी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी। ये कमरा घर के एक कोने में था, जिसका इस्तेमाल दादी के समय से स्टोर रूम की तरह होता आया था। आमतौर पर ये खुला ही रहता था, लेकिन अब इस पर एक छोटा सा पुराना ताला लगा हुआ था।
माँ, इस कमरे में क्या है? ये बंद क्यों है? रीतू ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस पुराना कबाड़ भरा है, झाड़ू पोछा भी नहीं हो पाता है। मैंने ताला लगा दिया है ताकि धूल ना अंदर जाए। माँ ने बात टालने की कोशिश की। उनकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। रीतू को कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसने वही हल्की सी तीखी गंध महसूस की थी जैसी तेल के रंगों से आती है, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह माँ पूजा करने मंदिर गईं। रीतू को अचानक अपनी वही पुरानी स्वेटर याद आ गई। उसने सोचा, माँ के कपड़ों वाली अलमारी में नहीं, शायद उसी बंद कमरे में होगी। उसे दरवाजे का ताला लगा हुआ देख और भी उत्सुकता हुई। उसे लगा कि शायद दादी की कोई पुरानी निशानी अंदर हो जिसे माँ ने सहेज कर रखा हो। रीतू ने सोचा, ताले की चाबी कहाँ होगी? उसने माँ के पूजा घर की छोटी सी दराज देखी। वहाँ उसे एक पुरानी चाबी मिली जिस पर छोटा सा क लिखा था। चाबी बिल्कुल फिट बैठ गई। जैसे ही दरवाजा खुला, एक हल्की सी लेकिन ताजी सी तेल के रंगों की खुशबू ने रीतू को घेर लिया। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। दरवाजे के ठीक सामने एक लकड़ी का ईजल रखा था जिस पर एक अधूरा सा गांव के खेत का चित्र बना था। रंग की ट्यूब्स, ब्रश, पुराने कपड़े पर पोंछे हुए रंग के धब्बे सब बिखरे हुए थे। रीतू ने एक लंबी सांस ली और कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। दीवारों के सहारे कई तस्वीरें जमीन पर एक के ऊपर एक रखी थीं। उसने एक एक करके उन्हें उठाना शुरू किया। पहली तस्वीर में उनके घर के आंगन का नीम का पेड़ था, जो हमेशा से उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा था। पत्तों के हरे रंग की अलग अलग शेड्स, उन पर पड़ती सुनहरी किरणें, ऐसा लग रहा था मानो वो पेड़ अभी हवा से हिल रहा हो। दूसरी तस्वीर में पड़ोस की तालाब में कमल के फूल खिले थे। तीसरी में गांव के बाजार का हलचल भरा दृश्य। जैसे जैसे रीतू तस्वीरें देखती गई, उसकी सांसें तेज होती गईं। उसने एक तस्वीर उठाई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह उसके बचपन का कमरा था। दीवार पर वही गुड़िया, वही छोटी मेज, खिड़की से दिखती हुई धूप। रीतू को महसूस हुआ माँ ने उसकी यादों को कैनवस पर उतार दिया था। अगली कुछ तस्वीरें तो और भी दिल को छू लेने वाली थीं। उनमें रीतू थी, कभी स्कूल से लौटते हुए, कभी किताबों में खोई हुई, कभी माँ का हाथ थामे। एक तस्वीर में तो माँ रीतू को खाना खिला रही थी और रीतू शैतानी से मुंह बना रही थी। इन तस्वीरों में एक ऐसी माँ थी जिसे रीतू ने कभी देखा ही नहीं था। उसकी माँ, जो हमेशा घरेलू कामों में परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लगी रहती थी, उनके अंदर रंगों की एक इतनी गहरी और खूबसूरत दुनिया छुपी थी, इसका रीतू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। रीतू ने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी माँ, जिसकी पूरी पहचान अमित की सास या बच्चों की नानी से ज्यादा नहीं थी, उनका अपना भी एक निजी संसार हो सकता है, जहाँ वो पूरी आजादी से जीती होंगी, अपने एहसासों को रंगों से व्यक्त करती होंगी। एक गहरी आत्मग्लानि ने उसे घेर लिया। वो माँ को केवल माँ के रूप में देखती थी, उनके एक पूरे अस्तित्व को नजरअंदाज करती थी। माँ मंदिर से लौट चुकी थीं। दरवाजा खुला देख वो हैरान रह गईं। रीतू को अपने चित्रों के बीच देखकर माँ का चेहरा पहले थोड़ा पीला पड़ा, फिर वो सहज होने की कोशिश में मंद मंद मुस्कुरा दी। ये क्या है माँ? ये सब? रीतू का गला रुंध गया था। ओह, ये तो बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए, माँ ने सकुचाते हुए कहा। रीतू ने माँ का हाथ पकड़ा। मन बहलाने के लिए? ये इतनी सुंदर कला, और आपने मुझे बताया तक नहीं, कभी भी नहीं। माँ कुर्सी पर बैठ गईं। देखो बेटा, तुम्हारे जाने के बाद घर में बड़ी शांति हो गई थी। हर जगह तुम्हारी आवाजें गूंजती थीं, फिर सब सन्नाटा हो गया। शुरू में बहुत अजीब लगा, फिर एक दिन घर की दीवारें मुझे बेजान लगने लगीं। मेरी एक पुरानी सहेली चित्रकला सिखाती थी, उससे मिलने गई तो उसने ब्रश और रंग दिए। कहा, जब अकेलापन लगे तो इन्हें हाथ में ले लेना। मैंने सोचा चलो आजमाती हूँ। धीरे धीरे इन रंगों में मेरा अकेलापन, मेरी खुशियाँ, मेरी यादें सब घुलने लगीं। माँ की आवाज में एक अजीब सी खुशी और पीड़ा दोनों थी। मुझे लगा तुम्हें शायद ये सब बेकार लगेगा। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, बच्चे हैं, तुम्हें क्यों ये पुरानी बातें बताकर परेशान करूं? इसलिए कभी कुछ कहा नहीं।
रीतू ने माँ के कंधे पर सर रख दिया। उसकी आंखें लगातार बह रही थीं। उसने अपने व्यस्त जीवन में माँ को सिर्फ एक जरूरतमंद बूढ़ी औरत समझा था, जिसका हालचाल पूछना उसका कर्तव्य था। लेकिन इस कमरे में माँ की आंखों में और उनके हर ब्रश के स्ट्रोक में एक अलग ही कहानी थी, एक छुपी हुई शक्ति और अनकही रचनात्मक था। उस रात रीतू ने अमित को फोन किया। उसकी आवाज में उत्साह और पछतावा दोनों थे। अमित ने उसे ध्यान से सुना। माँ की ये कला बहुत खूबसूरत है रीतू, उन्हें इसकी पहचान मिलनी चाहिए, तुम कुछ करो इसके लिए। रीतू को हिम्मत मिली। उसने अगले दिन अपनी दोस्त शालिनी से बात की, जो दिल्ली में एक छोटी सी आर्ट गैलरी चलाती थी। शालिनी सुनकर उत्साहित हो गई। रीतू, ये तो अद्भुत बात है, तुम्हारी माँ के अंदर इतना टैलेंट छिपा था। मैं तुरंत एक छोटे से शो का इंतजाम करती हूँ, ऑनलाइन और मेरे स्टूडियो में भी, कुछ दिन के लिए। 1 महीने बाद दिल्ली में शालिनी की गैलरी में उषा देवी की पहली चित्र प्रदर्शनी लगी। रीतू ने उसका नाम दिया था रंगों से भरी खामोशी। उषा पहले तो बहुत हिचकिचाई, अरे बेटा, मेरी जैसी बुढ़िया के चित्रों को कौन देखेगा। लेकिन रीतू ने उन्हें मनाया। उन्होंने अपने पुराने घर को, गांव की जिंदगी को और अपने सपनों को रंगों से जीवंत कर दिया था। उद्घाटन के दिन रीतू, अमित, बच्चे और शालिनी के दोस्त सब गैलरी में मौजूद थे। जब लोगों ने उषा के चित्रों को देखा तो वे हतप्रभ रह गए। ग्रामीण जीवन की सरलता, रिश्तों की गहराई और बचपन की मीठी यादें, ये सब रंगों के माध्यम से बड़ी सच्चाई से सामने आ रही थीं। उषा ने अपनी कला के बारे में बोलना शुरू किया। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, आत्मविश्वास से भरी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने अकेलेपन को रंगों का साथी बना लिया था। रीतू के लिए ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं थी, ये उसकी और माँ के रिश्ते का एक नया अध्याय था। उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ फोन करके हाल पूछना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की दुनिया को समझना, उसकी गहराई को जानना और उसके सपनों को पंख देना भी होता है। माँ को देख रीतू ने सीखा कि उम्र चाहे जो भी हो, इंसान के अंदर हमेशा कुछ न कुछ अनकही बात, कोई न कोई छिपा हुनर और कोई न कोई नया सपना जरूर होता है, जिसे पूरा करना ही जिंदगी को सही मायने देता है। आज रीतू हर महीने माँ के पास जाती है। अब उनका फोन केवल कर्तव्य का नहीं होता, बल्कि उत्सुकता का भी होता है। वे दोनों कला पर बात करते हैं, नए रंगों पर बात करते हैं, और उषा नए उत्साह के साथ अपनी कला को दुनिया के सामने लाने में व्यस्त है। रीतू ने जाना कि उसने अपनी माँ को अब तक सिर्फ माँ के रूप में देखा था, एक व्यक्ति के रूप में कभी नहीं। और उस दिन उसने पहली बार अपनी माँ के छिपे रंग देखे, जिसने उसके जीवन में भी नए रंग भर दिए थे।